आज बात करेंगे व्हाट इज रूल ऑफ लॉ। कानून के शासन के बगैर हम सभ्य और भ्रष्टाचार मुक्त एक आदर्श लोकतंत्र, एक जिम्मेदार सरकार, पारदर्शी सरकार, संवैधानिक सरकार का भी तस्वुर नहीं किया जा सकता। रूल ऑफ लॉ के बगैर एक आजाद और निष्पक्ष न्यायपालिका, शांति, व्यवस्था, आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय की भी कल्पना नहीं हो सकती। कानून के शासन के बगैर एक बेखौफ नागरिकता भी कायम नहीं की जा सकती। तो दोस्तों, रूल ऑफ लॉ को समझने से पहले यह जानने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज लॉ। कानून एक राज्य के तहत वो तमाम सार्वजनिक और सामाजिक नियम होते हैं जिसे विधायिका बनाती है और सरकार या कार्यपालिका उसे लागू करती है और उसे मानना अनिवार्य होता है और उसकी अवहेलना करना अपराध होता है, जिसको उस राज्य की न्यायपालिका सुनिश्चित करती है। कानून और हुकूमत में एक गहरा रिश्ता है। बर्ट्रैंड रसेल कहते हैं कि सरकार बगैर कानून के एग्जिस्ट तो हो सकती है, लेकिन कानून बगैर सरकार के एग्जिस्ट नहीं कर सकती है। कोई भी सरकार बगैर किसी कानून के तानाशाही हो सकती है, राजतंत्र हो सकता है, कुलीन तंत्र हो सकता है, सामंतवादी व्यवस्था हो सकता है, लेकिन लोकतंत्र में कानून के बगैर राज्य की कल्पना नहीं हो सकती। उसी तरीके से एक लोकतांत्रिक समाज में भी कानून के बगैर जिंदगी को व्यवस्थित नहीं किया जा सकता, सुख और शांति को हासिल नहीं किया जा सकता। बगैर कानून के समाज अराजक समाज होगी, एनार्किक समाज होगी। आप खुद सोचिए, एक ऐसे समाज में जहां पर रेप के खिलाफ कोई कानून ना हो, ट्रैफिक के खिलाफ कोई कानून ना हो, मर्डर के खिलाफ कोई कानून ना हो, थेफ्ट के खिलाफ कोई कानून ना हो, वो समाज कैसा होगा? यानी कि एक समाज में किसी भी व्यक्ति की आजादी, उसकी जीवन, उसकी संपत्ति की रक्षा करने के लिए एक बेहतर कानून व्यवस्था का होना जरूरी है। लेकिन उससे पहले यह भी जानना जरूरी है कि वो कानून कैसा होना चाहिए। कोई भी कानून आसान, न्याय संगत, निष्पक्ष होना चाहिए। कानून की भाषा बहुत सरल होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए। कानून की भाषा वेग नहीं होनी चाहिए और कानून कंप्रिहेंसिव होना चाहिए, व्यापक होना चाहिए। उसके अंदर एक स्टेबिलिटी हो, स्थायित्व हो, लचीलापन भी हो कि वक्त की जरूरत के हिसाब से बदला जा सके, और वो कानून समाज के हित में हो, देश के हित में हो, देश में रहने वाले नागरिकों के हित में हो और उस देश के संविधान के अनुरूप होना चाहिए। अगर कानून अच्छा होगा तो उस राज्य, उस देश में कानून की व्यवस्था भी अच्छी होगी। अब समझने की कोशिश करते हैं व्हाट इज रूल ऑफ लॉ। कानून का शासन का अर्थ है कि किसी भी देश में कानून जो है वो सर्वोच्च है और कानून से ऊपर कोई नहीं। इसका अर्थ यह भी है कि सरकार की समस्त शक्तियां कानून के द्वारा सीमित हैं और जनता पर कानून का शासन होगा, ना कि किसी व्यक्ति का, किसी खानदान का, किसी दल का या किसी विचारधारा का होगा। यानी कानून के समक्ष सभी बराबर हैं, चाहे गरीब हो, अमीर हो, मजदूर हो या कंपनियों का मालिक हो, राष्ट्रपति हो, प्राइम मिनिस्टर हो या आम नागरिक हो, कानून की नजर में सभी बराबर होंगे। जो रूल ऑफ लॉ का फ्रेज है वो एक फ्रेंच फ्रेज से निकला है। वो फ्रेज क्या है? ला प्रिंसिपी डी लीगैलिटी। उसका मानी होता है प्रिंसिपल्स ऑफ लीगैलिटी, जिसका मानी यह है कि एक सरकार सिद्धांतों के आधार पर, नियमों के आधार पर, कानून के आधार पर हुकूमत करे, ना कि किसी व्यक्ति की इच्छाओं के आधार पर। ग्रीक टाइम्स में जनतंत्र का मतलब होता था रूल ऑफ लॉ।
ग्रीक टाइम्स में पहली बार ऑफिशियल लॉज की शुरुआत ड्रैको ने 620 बीसी में की थी, जिसको बाद में सोलोन ने डेवलप किया। उस दौर के जो फिलॉसफर्स थे उनकी भी रिस्पेक्ट लॉज को लेकर के एक अलग तरीके की थी। आपने सुना होगा, पढ़ा भी होगा कि सुकरात ने यानी सोक्रेटिस ने एक लॉ को रिस्पेक्ट करने के लिए जहर का प्याला पी जाते हैं। उसी तरीके से प्लेटो ने अपनी किताब रिपब्लिक, स्टेट्समैन और आखिर में लॉज लिखा। यह दिखाता है कि लॉ की उस दौर में क्या अहमियत थी। अगर अरस्तु की बात माने तो लॉ इज ऑर्डर एंड गुड लॉ इज गुड ऑर्डर, यानी कानून एक व्यवस्था है। अगर बेहतरीन कानून होंगे तो बेहतर व्यवस्था मिलेगी। रोमन्स के पीरियड में भी हम रूल ऑफ लॉ को देखते हैं, और खास तौर से तब जब रोम में रिपब्लिक स्टैब्लिश होता है 509 बीसी में। मेडिवल टाइम्स में हमने टॉमस एक्विनास की किताब में लॉ की अहमियत देखी, जो सुमा थियोलॉजिका वो लिखते हैं। आपने ग्रेट चार्टर मैग्ना कार्टा का नाम सुना होगा, जो 1215 ईस्वी में आता है। यह भी एक परफेक्ट एग्जाम्पल है रूल ऑफ लॉ के सिद्धांत को कायम करने के लिए। 13वीं सदी में हेनरी ब्रैक्टन एक जज हुआ करते थे इंग्लैंड में। उन्होंने हेनरी सेकंड के टाइम में एक जजमेंट दिया, जिसका सारांश यह था कि a ruler should be called king only if he obtained and executed power in a lawful manner। वहीं इंग्लैंड में एक बहुत ही मशहूर जुरिस्ट थे, जज भी थे, और लास्ट में जाकर के उन्होंने अपोजिशन पार्टीज को भी ज्वाइन कर लिया था, जिनका नाम एडवर्ड कुक था। उनके नजरिए में भी किंग इज आल्सो सब्जेक्ट टू द लॉ। एक राजा उस देश के कानून के प्रति जिम्मेदार होना चाहिए। जॉन लॉक के बारे में आपने सुना होगा। उन्होंने अपनी किताब सेकेंड ट्रेटाइज टू द गवर्नमेंट में लिखा कि स्टेट एक ट्रस्ट है। जब तक लोगों का यकीन स्टेट में है, जब तक स्टेट लोगों के अधिकारों को, उसके जीवन को, उनकी संपत्तियों की रक्षा करता है, तभी तक वो कंटिन्यू कर सकता है। उनकी नजर में भी स्टेट को एक रूल ऑफ लॉ के तहत काम करना चाहिए, और उन्होंने एक आइडिया लिमिटेड गवर्नमेंट का प्रोड्यूस किया, दैट स्टेट इज लिमिटेड बाय द नेचुरल राइट्स ऑफ द पीपल। उसी दौर में एक बहुत ही एमिनेंट जुरिस्ट थे, मॉन्टेस्क्यू। उन्होंने अपनी किताब स्पिरिट ऑफ लॉज में सेपरेशन ऑफ पावर्स का नजरिया पेश किया, जिसमें उनका मानना था कि कानून बनाने वाली विधायिका, कानून को लागू करने वाली कार्यपालिका, और उन दोनों कानूनों को गलत और सही करार देने वाली न्यायपालिका अलग होनी चाहिए। उसी तरीके से इंग्लैंड में एक बिल ऑफ राइट्स आता है 1689 में, जो ग्लोरियस रिवॉल्यूशन के बाद लाया जाता है। ग्लोरियस रिवॉल्यूशन यानी शानदार क्रांति, बेहतरीन इंकलाब जो ब्लडलेस होता है। इंग्लैंड में एक पीसफुल ट्रांसफर होता है पावर किंग को, और उसमें कहा जाता है कि देयर मस्ट बी रेगुलर इलेक्शंस, देयर मस्ट बी ए कंटिन्यूअस एग्जिस्टेंस ऑफ पार्लियामेंट, एंड नो लॉ शैल बी मेड विदाउट द कंसेंट ऑफ द पार्लियामेंट। उसी तर्ज पर अमेरिका में भी एक बिल ऑफ राइट्स आता है 1791 में। उस बिल ऑफ राइट्स के तहत 10 अमेंडमेंट्स लाए जाते हैं यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में, और जिसमें सबसे अहम मसला होता है लोगों की आजादी का, दैट नो लॉ शैल बी पास्ड विच कैन टेक अवे द फ्रीडम ऑफ द पीपल। ये सारे जो स्कॉलर्स थे उन्होंने एक संविधानवाद का नजरिया पेश किया है, जिसका मानी होता है कि किसी भी देश में संविधान सर्वोपरि है, वो सर्वोच्च कानून है। उस देश की विधायिका या कार्यपालिका ऐसे कानून और नियम नहीं बना सकती जो संविधान के प्रावधानों और उसके मूल्यों के खिलाफ हो। यानी संविधान का होना इस बात की गारंटी है कि राज्य की शक्तियां सीमित होंगी,
राज्य की शक्ति एक जिम्मेदार तरीके से एक्सरसाइज की जाएगी। लेकिन वहीं चल करके आगे एक और स्कॉलर आते हैं, जॉन ऑस्टिन। उन्होंने अपनी किताब द प्रोविंस ऑफ जूरिस्प्रूडेंस डिटरमिन्ड, जो 1832 में लिखी गई थी, उन्होंने कहा कि लॉ इज द कमांड ऑफ द सॉवरेन। जो कानून है, जो संप्रभु है, उसी की इच्छा के अनुसार होती है। इसका मतलब यह होता है कि कानून जो है संप्रभु का आदेश होता है। जो सबसे सर्वशक्तिशाली होता है, उसी का आदेश कानून होता है। उनका नजरिया एक प्रैक्टिकल रियलिस्ट नजरिया था। उससे हम काफी आगे निकल चुके हैं आज के दौर में। रूल ऑफ लॉ को ऑर्गेनाइज तरीके से अगर किसी ने हमें समझाया है तो वो है इंग्लैंड के एक प्रोफेसर जिनका नाम एवी डाइसी है। उन्होंने अपनी किताब लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो 1885 में पब्लिश हुई, 3 प्रिंसिपल्स डेवलप किए जिसे हम लार्जली समझते हैं कि वही रूल ऑफ लॉ है। उसमें 2 प्रिंसिपल्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है जिससे हम आज समझने की कोशिश करें। पहला, रूल ऑफ लॉ के मानी है सुप्रीमेसी ऑफ लॉ, यानी कानून ही सर्वोपरि है। डाइसी के हिसाब से नो वन शैल बी पनिश्ड एक्सेप्ट फॉर ए ब्रीच ऑफ लॉ। किसी को सजा नहीं हो सकती जब तक उसने कानून का उल्लंघन नहीं किया है। और उनकी माने तो कानून आर्बिट्रेरी नहीं हो सकता, मनमानी नहीं हो सकता। दूसरा प्रिंसिपल है नो वन इज एबव द लॉ। कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। एवरी वन इज इक्वल बिफोर द लॉ। हर आदमी कानून के सामने, कानून के समक्ष बराबर है, समान है। यह नजरिया एवी डाइसी ने दिया था, जिसे हम रूल ऑफ लॉ को समझते हैं। लेकिन यह नजरिया भी काफी पुराना हो चुका है। जस्टिस प्रोजेक्ट एक इंटरनेशनल सिविल सोसाइटी है जो 2006 में कायम हुई थी, जो पूरी दुनिया में रूल ऑफ लॉ के कंडीशंस को एसेस करती है। उसके नजरिए में रूल ऑफ लॉ के 4 मानी है। पहला, रूल ऑफ लॉ के मानी एक ऐसी सरकार या उसके तहत काम करने वाले तमाम लोग कानून के प्रति जिम्मेदार होंगे। दूसरा, रूल ऑफ लॉ का सिस्टम न्याय संगत होना चाहिए, आम लोगों के लिए होना चाहिए, और उसके बनाए हुए तमाम कानून अस्थायी होने चाहिए, लोगों को समझ में आनी चाहिए। तीसरा, जो कानून के शासन की व्यवस्था होनी चाहिए, जो भी प्रोसेस और प्रोसीजर जिसके तहत कानून बनाया जाता है, वो भी न्याय संगत होनी चाहिए, पारदर्शी होनी चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए। चौथा, जो न्यायपालिका होनी चाहिए या लॉयर्स होने चाहिए, वो आजाद होने चाहिए, कॉम्पिटेंट होने चाहिए, डाइवर्स होने चाहिए। ये 4 प्रिंसिपल्स जब पूरे होंगे तभी रूल ऑफ लॉ सिस्टम कायम होगा वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के आधार पर। वहीं पर यूनाइटेड नेशंस ने भी रूल ऑफ लॉ को डिफाइन करने की कोशिश की है। उनका भी मानना है कि रूल ऑफ लॉ में सुप्रीमेसी ऑफ लॉ के प्रिंसिपल्स को माना जाना चाहिए। कानून के समक्ष सभी बराबर होने चाहिए, कानून के समक्ष सभी जिम्मेदार होने चाहिए, कानून को न्याय संगत तरीके से अप्लाई किया जाना चाहिए। उस व्यवस्था में न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका अलग अलग होनी चाहिए, सेपरेट होनी चाहिए। डिसीजन मेकिंग हो, लॉ मेकिंग हो या पॉलिसी मेकिंग हो, इसमें सभी की भागीदारी होनी चाहिए। कानूनों में एक स्थायित्व होना चाहिए, लगातार बदलते नहीं रहना चाहिए। कानून जो हो मनमानी ना हो, और वहां पर एक प्रोसीजरल और लीगल ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। ये तमाम चीजें मिलकर के रूल ऑफ लॉ बनाती हैं यूनाइटेड नेशंस के हिसाब से। हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट ने भी रूल ऑफ लॉ के बारे में अपनी राय रखी है, और उनके जजमेंट्स में दिखता है कि वो रूल ऑफ लॉ को कितनी इंपॉर्टेंस देते हैं। पहली बार रूल ऑफ लॉ के बारे में जो डिस्कशन होता है सुप्रीम कोर्ट में, वो 1951 में शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में होता है। 1976 में एक बहुत ही मशहूर केस आया, एडीएम जबलपुर वर्सेस
शिवकांत शुक्ला, उसमें HR खन्ना ने अपने ओपिनियन में लिखा कि रूल ऑफ लॉ इज द एंटीथेसिस ऑफ आर्बिट्रेरीनेस, कि कानून का शासन मनमानीपन का विरोधी होता है, एंटीथेसिस होता है। 1980 में बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में सुप्रीम कोर्ट ने 3 बुनियादी धारणाओं को कायम किया रूल ऑफ लॉ को लेकर के। पहला, कानून बनाने का काम लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई विधायिका के पास होनी चाहिए, यानी लॉ मेकिंग शैल बी इसेंशियली इन द हैंड्स ऑफ डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लेजिस्लेचर। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट का यह मानना है कि इवन इन द डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लेजिस्लेचर देयर शुड नॉट बी अनफेटेड लेजिस्लेटिव पावर। लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई विधायिका के पास भी अनलिमिटेड पावर, अनफेटेड पावर लॉ मेकिंग का नहीं होना चाहिए। तीसरा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देयर मस्ट बी इंडिपेंडेंट जुडिशरी, एक आजाद न्यायपालिका होनी चाहिए जो नागरिकों के अधिकारों की रक्षा कर पाए। एक लैंडमार्क जजमेंट 1973 में आता है जिसे हम केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला के नाम से जानते हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने रूल ऑफ लॉ को बेसिक स्ट्रक्चर माना है, यानी एक ऐसा उसूल जिसे अमेंड भी नहीं किया जा सकता। 1975 में एक इंदिरा नेहरू गांधी वर्सेस राजनारायण केस आता है जिसका मानना है कि रूल ऑफ लॉ जो है आर्टिकल 14 में निहित है और वो भी बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। 1978 में सुप्रीम कोर्ट ने मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में यह बात कही कि रूल ऑफ लॉ आर्टिकल 21 का पार्ट है। ठीक उसी तरीके से 1990 में सुप्रीम कोर्ट ने सोमराज वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा में यह बात कही कि द absence of arbitrary power is the primary postulate of rule of law upon which the whole constitutional edifice is dependent। कितनी बड़ी बात कह दी। जो सबसे लेटेस्ट जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का वो 2011 में आया स्टेट ऑफ ओडिशा वर्सेस ममता मोहंती केस में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो स्टेट के एक्शंस होने चाहिए वो फेयर होने चाहिए, लेजिटिमेट होनी चाहिए और विदाउट एनी अफेक्शन, एवर्जन, डिस्क्रिमिनेशन, बायास, फेवरेटिज्म और नेपोटिज्म होनी चाहिए। यानी कि सुप्रीम कोर्ट इज द फर्स्ट गारंटी टू मेंटेन द रूल ऑफ लॉ इन आवर कंट्री। दोस्तों, पूरी दुनिया में रूल ऑफ लॉ के हालात ठीक नहीं है। अगर वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट की रिपोर्ट 2020 को माने तो पूरी दुनिया में रूल ऑफ लॉ को लेकर के एक डिसरिस्पेक्ट दिखाई देती है। डेमोक्रेटिक इंडेक्स, जिसे द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट पब्लिश करती है, उसकी भी माने तो पूरी दुनिया में एक डेमोक्रेसी की डिक्लाइन है। फ्रीडम हाउस की रिपोर्ट भी यही कहती है कि पूरी दुनिया में जो पॉलिटिकल राइट्स हैं, जो शहरियों की आज़ादी है, सिविल लिबर्टीज हैं, वो भी डिक्लाइन कर रही है। सरकारें मजबूत होती जा रही हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्था कमजोर होता जा रहा है। वेराइटीज ऑफ डेमोक्रेसी की रिपोर्ट की माने तो पूरी दुनिया में तानाशाही बढ़ती जा रही है, सरकारें मनमानी होती जा रही हैं। हमारे देश के हालात भी दूसरे देशों से ज्यादा बेहतर नहीं है। ह्यूमन डेवलपमेंट रैंकिंग देखें हमारे देश की तो 2020 में हमारी रैंक 131 थी 189 कंट्रीज के मुकाबले में। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में हमारा परफॉर्मेंस कम है, हम 94th रैंक है हमारा, 107 कंट्रीज इस स्टडी में आती हैं। भ्रष्टाचार में भी कमी नहीं आई है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल 2020 की रिपोर्ट देखें तो हमारे देश की रैंकिंग 86 है आउट ऑफ 180 कंट्रीज। अगर रूल ऑफ लॉ के इंडेक्स देखें तो हमारी रैंकिंग 69 है आउट ऑफ 128 कंट्रीज। लोगों के फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने में भी हम कोई अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं।
हमारी रैंकिंग 84th है पूरी दुनिया में आउट ऑफ 128 कंट्रीज। लॉ एंड ऑर्डर को भी हम बेहतर तरीके से मेंटेन नहीं कर रहे हैं, हम बहुत ही निचले पायदान पर हैं। हमारी रैंकिंग 114th है आउट ऑफ 128 कंट्रीज। अगर हम फ्रीडम ऑफ मीडिया की बात करें तो उसमें भी प्रदर्शन हमारा ठीक नहीं है। हमारी रैंकिंग 142 है आउट ऑफ 188 कंट्रीज इन प्रोटेक्टिंग द फ्रीडम ऑफ मीडिया। हमारे देश का सर्वोच्च कानून हमारा संविधान है, जो एक लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है इन द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में एक बेहतरीन संविधान, पूरी दुनिया के लिए एक मॉडल हो सकता है और है भी। लेकिन हमें यह देखने की जरूरत है कि हमारे देश में जो स्टैट्यूटरी लॉज हैं, जो दूसरे कानून हैं, वो संविधान के कितने अनुरूप हैं। एक बात मैं बता दूं कि हमारा देश एक नौजवान देश, लेकिन हमारे देश के कानून काफी पुराने हैं। ओल्डर लॉज, आजादी से पहले के भी कानून, 100 साल पुराने कानून, जैसे पुलिस एक्ट है 1861 में बना, इंडियन पेनल कोड है जो 1860 में बना, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है 1872। बहुत सारे कानून हैं जो आजादी से पहले के हैं, ब्रिटिश हुकूमत के दौरान बनाई गई थी। आज हमारे समय में काफी बदलाव आ चुका है। आज जरूरत महसूस होती है उन कानूनों में तब्दीली करने की, ताकि आज की जरूरत के मुताबिक वो कानून बेहतर हो सकें। दोस्तों, इंडियन पेनल कोड में एक सेक्शन है 124A, जिसे हम सेडिशन लॉ के नाम से जानते हैं। वो कानून ब्रिटिश हुकूमत ने बनाई थी अपने खिलाफ डिसेंट को रोकने के लिए। आज उस कानून का इस्तेमाल करके हमारे देश के में अलग अलग दौर में अलग अलग सरकारों ने उनके खिलाफ उठती हुई आवाजों को, लोगों की अभिव्यक्ति को रोकने के लिए इस्तेमाल किया है। इसके तहत राइटर्स हो, जर्नलिस्ट हो, लॉयर्स हो, या कोई भी ऐसी आवाज जो सरकार के खिलाफ उठती है, उसके खिलाफ सेडिशन लॉ लगा दिया जाता है। इन कानूनों को बदलने की जरूरत है अगर हम रूल ऑफ लॉ की शासन चाहते हैं। दोस्तों, मेरी दूसरी शिकायत यह है कि हमारे देश में बहुत ज्यादा कानून है, टू मेनी लॉज। हमारी संसद ने ही आज तक 890 कानून बनाए हैं। इमेजिन कीजिए कितने सारे राज्य हैं और हर राज्य को अधिकार है कानून बनाने का। कितने कानून होंगे। जिंदगी को बेहतर बनाना, आसान बनाना, शांति व्यवस्था को कायम करने के लिए बहुत ज्यादा कानून की जरूरत नहीं है। अगर कानूनों को अच्छे ढंग से लागू किया जाए, न्याय संगत तरीके से लागू किया जाए, निष्पक्ष होकर के लागू किया जाए, तो कम कानून से भी बेहतर जिंदगी की कल्पना की जा सकती है। भ्रष्टाचार मुक्त समाज की कल्पना हो सकती है। इसलिए ज्यादा कानूनों की जरूरत नहीं है। जो कानून है उसे बेहतर तरीके से लागू करें और लोगों को समझाएं। हमारे देश में 57 लाख केसेस हैं जो हमारे देश के हाई कोर्ट्स में पेंडिंग हैं। निचली अदालतों की बात ही छोड़ दीजिए, निचली अदालतों में 3,81,00,000 केस पेंडिंग हैं। यानी कि टोटल केस पेंडिंग मान लिया जाए तो 4,39,00,000 केसेस पेंडिंग हैं। यह मैं 2019 का डेटा बता रहा हूं। क्या ऐसे हालात में हम कानून की शासन की कल्पना कर सकते हैं जब लोग अदालतों में जाते हैं और उसे न्याय नहीं मिलती? उनको न्याय पाने के लिए सालों साल इंतजार करना पड़ता है। हमारे देश में 45 लाख केसेस हैं जो पिछले 10 सालों से पेंडिंग है। बहुत सारे केस 20 सालों से पेंडिंग है, 30 सालों से पेंडिंग है, जिनको अभी तक न्याय नहीं मिली। और हमारे देश के जेल खाने तो पूछिए ही मत, ओवर क्राउडेड। और करीब 3 लाख कैदी ऐसे हैं जो अंडर ट्रायल हैं, जिनका ट्रायल ही कंप्लीट नहीं हुआ। यानी कि टोटल प्रिजन पॉपुलेशन के ये 69% हैं। और सिर्फ यही नहीं, हमारे देश में
जो हाई कोर्ट जजेस की सैंक्शन पोजीशन है वो 1080 है, लेकिन अप्रैल 2021 का डेटा देखें तो 411 वैकेंसी है उस हाई कोर्ट में भी। और निचली अदालतों की तो बात ही छोड़ दीजिए, वहां तो जजेस ही नहीं दिखते। लीगल एड की बात करते हैं, जो गरीब तबका है उसको कानूनी मदद देने का वादा सरकार करती है। पिछले 25 सालों में सिर्फ 1.5 करोड़ लोग ही हैं जिनको लीगल एड मिला है, और उनको लीगल एड देने के लिए सरकार सिर्फ ₹1 पर कैपिटा खर्च करती है। 2019 और 20 के डेटा उठा के देखें तो वकीलों की तादाद भी कम है हमारे यहां। अमेरिका में 13 लाख लॉयर्स हैं, मतलब 1 लॉयर फॉर एवरी 240 पीपल। हमारे देश में 2018 के डेटा के हिसाब से 18 लाख वकील हैं हमारे देश में। इसका मतलब 1 लॉयर फॉर एवरी 736 पीपल। अब वहीं पर जो कानून बनाने वाले लोग हैं उनकी हालात तो आप पूछिए ही मत। अवर लॉ मेकर्स और लॉ ब्रेकर्स। हमारी सुप्रीम कोर्ट ने तमाम हाई कोर्ट्स को बोला कि एक प्लान दीजिए कि कैसे हमारे देश में 4442 जो क्रिमिनल और करप्शन के केसेस हैं जो हमारे एमपीज और एमएलएस पे पड़े हुए, उसको कैसे हम एक्सपेडाइट करें। एक बात और बता दूं कि 2556 केसेस हैं जो अभी के सिटिंग एमएलएस और एमपीज के खिलाफ हैं, जिसमें 174 केसेस ऐसे हैं जिसका मैक्सिमम पनिशमेंट जो है लाइफ सेंटेंस है, आजीवन कारावास। और 352 ऐसे केसेस हैं जिनका ट्रायल को स्टे कर दिया गया है, या तो सुप्रीम कोर्ट के जरिए या हाई कोर्ट्स के जरिए। हमारे देश में 2019 की रिपोर्ट देखें तो 1/3 जो सांसद हैं उनके खिलाफ क्रिमिनल केसेस हैं। जब हमारे देश के विधायक, सांसद, जिनके ऊपर जिम्मेदारी दी गई है कि वो बेहतर कानून व्यवस्था को कायम करेंगे, बेहतर से बेहतर कानून बनाएंगे, वही अपराधी प्रवृत्ति के होंगे तो कैसे कानून का शासन कायम होगा। दोस्तों, रूल ऑफ लॉ या कानून का शासन या कानून की हुक्मरानी कोई वादा नहीं है किसी सरकार का, ना ही कोई खैरात है, कोई चैरिटी है, बल्कि एक लोकतांत्रिक देश में जनता का हक है। बगैर रूल ऑफ लॉ के लोकतांत्रिक समाज की कल्पना नहीं हो सकती है। और आखिर में यह भी कहना चाहूंगा कि कानून का शासन सिर्फ सरकारों की जिम्मेदारी नहीं है, यह हमारे देश के या किसी भी देश के नागरिक की यह जिम्मेदारी बनती है कि उस देश के बनाए हुए तमाम कानूनों को माने। अगर वो देश हित में है, समाज हित में है, संविधान के अनुरूप है, और साथ ही साथ जनता को कानूनी तौर से जागरूक होने की भी जरूरत है। अगर कानून निष्पक्ष नहीं है, न्याय संगत नहीं है, अस्पष्ट नहीं है, भेदभावपूर्ण है, मनमानी लगता है, तो उसके खिलाफ आवाज भी उठानी चाहिए। यह जिम्मेदारी किसी भी देश के लोकतंत्र में वहां के नागरिकों को उठानी पड़ती है। जब आप बेहतरीन कानून को मानते हैं तो कानून भी आपको मानता है, क्योंकि वही कानून आपको बेहतर जिंदगी देने का वादा करता है। वही कानून आपको अराजकता से बचाने की कोशिश करता है। हमें और आपको कानूनी तौर पर लिटरेट होने की जरूरत है, साक्षर होने की जरूरत है, क्योंकि अगर हम कानूनों को समझेंगे नहीं तो कोई भी हमारा शोषण करके चला जाएगा और हमें पता भी नहीं चलेगा। इसलिए कानूनों को समझिए और सवाल कीजिए और एक बेहतरीन नागरिक होने की जिम्मेदारी को अदा कीजिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है और आप इसे फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए। अगर आप इसे यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया दोस्तों।